दूसरा आपने पूछा कि सर एक बार बता सकते हैं इसमें आपने क्या बोला फिर मैं आपको SN2 रिएक्शन है, पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, फिर SN2 रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन से फिनॉल एसिडिक होता है तो NaOH के साथ रिएक्ट करोगे। फिर an aromatic compound amine X when treated with alcoholic potash, तो एरोमेटिक अमाइन का मतलब ऐसे हो गया, और भी हो सकता है, मतलब एरोमेटिक अमाइन है तो अपने पास उसे लिख लेंगे अपन। एरोमेटिक अमाइन X ये और भी हो सकते हैं कार्बन एटम, बस एरोमेटिक है तो डायरेक्टली NH2 डाल दोगे। Treated with alcoholic potash and another compound Y. Alcoholic potash मतलब KOH and another compound Y. ठीक है, then a foul smelling this is formed. तो foul smelling this is formed. ये तो कार्बाइलमाइन रिएक्शन की बात कर रहा है, तो इसको CHCl3 होना चाहिए। ठीक है, the compound Y is formed by reacting Z with Cl2 in the presence of slaked flame. ये बनेगा, ये बनाना है। So this is formed by reacting Z with Cl2. Z को Cl2 से रिएक्ट करेंगे in the presence of slaked lime. Slaked lime मतलब slaking of lime, that is calcium hydroxide. तो ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया, ये तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन इनमें से ये दे देगा, तो Z को ये होना चाहिए, Z will be this. तो कंपाउंड Z ही पूछा है अपन से, बाकी इनमें से कोई भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता। दूसरा अपन से पूछा क्या, अपने पास ऐसे की ये डबल बॉन्ड ऐसे गिवन है, और इसको रीड किया अपन ने CHCl3KOH के साथ। तो CHCl3 में Cl की जगह अपन को एक F लिख दिया चलेगा, तो इससे तो कार्बिन बनेगा, और Cl का लिविंग अच्छा होता है, तो इसका मतलब है कि एक H और एक Cl लीव करेगा, तो एक Cl और एक F बच जाएगा, ये बचेगा, फ्लोरोक्लोरोकार्बिन हो जाएगा। अब फ्लोरोक्लोरोकार्बिन में अपन इसको यहाँ अटैक करवा देते हैं भाई, कार्बिन है, सो अगर इसको यहाँ अटैक करवाऊंगा तो विल गेट लाइक दिस। अपन को ये ऐसे, और इधर अपन क्या करेंगे, कार्बिन, ये जो कार्बिन होगा ये इधर अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे। तो कार्बिन के पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल, वो एम्प्टी ऑर्बिटल अटैक करेगा, तो अपन कहेंगे ऐसे बना लेगा Cl अटैक, जिससे डबल बॉन्ड पे कार्बिन का रिएक्शन अपन ने पढ़ा। सर इसमें अब यही पूछना था, वो क्लोरीन क्यों नहीं लीव किया, सिर्फ लीविंग एबिलिटी की वजह से ना, मतलब जब पहले बिल्कुल। कार्बिन जब बनता है तभी ना, इसमें कोई ऐसा वो नहीं चेक करते हम लोग, बैक बॉन्डिंग टाइप कुछ फ्लोरीन का क्लोरीन का? नहीं, ऐसा कुछ भी चेक नहीं करें, ठीक है, के साथ जो ट्रीट करेगा तो बाकी हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ हो जाए। बाकी अपन को गिवन है दूसरे क्वेश्चन में, arrange the following amides according to the real relative reactivity in Br2 and a strong base, so that is Hoffman bromide reaction। तो Hoffman bromide reaction में
हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अगर मेरे पास है तो अमाइड ऐसे होता है, तो पहले अपन इसको KOH से रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन मैंने आपको पहले बता रखा है कि कैसे होता है। KOH से रिएक्ट करेंगे तो ये रिमूव करूंगा, डबल बॉन्ड हो NH और इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा था, डिलोकलाइज होगा तो इधर नेगेटिव चार्ज होगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर H होगा। अब इसमें अपन ने Br2 ऐड किया, इसमें अपन ने Br2 ऐड किया, अगर इसमें हम Br2 ऐड करेंगे तो जब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा तो ये ऐसे निकलेगा और ये Br निकलेगा, तो अपने पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O NH और Br, दिस इज ब्रोमाइड, एक ब्रोमीन आ गया इसमें, दिस इज कॉल्ड ब्रोमाइड। इसको फिर KOH से रिएक्ट करवाया तो फिर ऐसे दिखाई दिया, एटम निकाला, RC डबल बॉन्ड O NH, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इधर Br है। फिर डिलोकलाइजेशन की बात की, डबल बॉन्ड और वो नेगेटिव बना अपने पास और N और Br। अब नेगेटिव चार्ज फिर स्टेबलाइज होगा तो ये तो रेजोनेंस में होगा, फिर ये बनेगा, तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये माइग्रेट करेगा क्योंकि Br लिविंग अच्छा है। तो अपने पास क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और इस पे R, मतलब RnCO, RnCO ऐसे आइसोसाइलेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका माइग्रेशन हो रहा है, तो इनमें से माइग्रेटरी एबिलिटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एबिलिटी पे, तो इनमें से सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे जिसमें CH3 है, और सबसे कम कौन सा, जिसमें NO2 है, तो रिएक्टिविटी 2143 हो गया। तो माइग्रेटरी एबिलिटी से अपन बता देंगे भाई किसका माइग्रेशन ज्यादा इजीली होगा, उससे अपन प्रोडक्ट बता सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट, सो दिस इज अबाउट द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। सर वो RDS स्टेप वो क्यों है, मैं वो नहीं समझा, कौन सा, जिसमें RnCO बनता है। बाकी तो एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा हाँ ओके, उसमें कुछ ऐसा नहीं है ना सर कि वो कुछ कटैन बन रहा हो, ऐसा कुछ रीअरेंजमेंट ऐसा। कहाँ पर कटाइन तो बन ही नहीं रहा ना, कहीं बताया नहीं मैंने कटाइन। हाँ सर ठीक। दूसरा अपन को गिवन है, सर ये क्वेश्चन के पहले एक डाउट था ऐसे, जब हमारे पास कोई डाइनाइट्रो हो कहीं पर बेंजीन पर, तो उसमें NH42S उन्होंने ऐड किया, उससे सिर्फ एक ही NO2 का रिडक्शन क्यों हुआ। वो सिलेक्टिव होता है रिएजेंट। तो ऐसे और कितने हैं जो और कितने मतलब, जो हमें ऐसे याद रखने पड़ेंगे ऐसा कुछ। तो जहां जहां बताऊंगा वहां वहां मतलब उनको याद रखने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है सर, तो अभी तक तो एक ही दिक्कत थी। हम्म सिलेक्टिव अभी तक तो एक ही है अपने पास। अब इसमें P and Q आर आइसोमर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, both decolorize Br2 water on heating, heating P forms, पहले लिख ही लेते हैं। मेरे पास P and Q आर आइसोमर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, C4H4 मतलब हो गया 3Du, ठीक है। फिर तो ऐसे बनता है, फिर तो अपन को पता चल गया कि वो किसकी बात कर रहा है। ये मैलिक एसिड हो गया, ये फ्यूमेरिक एसिड हो गया, ये फ्यूमेरिक एसिड हो गया, और वो मैलिक एसिड हो गया, ठीक है।
बोथ डीकलराइज भी है टू वाटर, ठीक है, चलेगा। पी ऑन हीटिंग, पी और कुछ ऐसे सिस्टम्स में है, तुमको ऐसा गिवन नहीं है, पी और क्यू तुमको डिसाइड करना है। पी ऑन हीटिंग फॉर्म साइक्लिक एनाइड्रेट, अच्छा सही तो लिखा था फिर करना, क्योंकि यही एनाइड्रेट बना सकता है ना, ये तो अपोजिट है तो एनाइड्रेट नहीं बना सकता, मतलब ये डिसाइड हो गया वो पी है या क्यू है। वो हीटिंग से एनाइड्रेट बनाएगा तो मैलिक एनाइड्रेट बना सकता है, फ्यूमरिक नहीं बना सकता ट्रांसफर की वजह से। Upon treatment with dilute KMnO4, P as well as Q produces one or more than one form STU। अच्छा ठीक है, तो KMnO4 तो सिन एडिशन करता है, अगर इसको डाइल्यूट KMnO4 से ये करूंगा तो इसमें तो सिन एडिशन होगा, तो अपन को पता है कि भाई अगर सिस कंपाउंड है, सिन एडिशन है, तो अपन ऐसे कार लिखते थे एंटी एडिशन में, तो मीज हो जाएगा। अगर आप इसको सिन करोगे तो मैं इसको मीजो कर दूंगा, और बन भी दिख भी रहेगा अपन को, ये मीजो बन गया, ये बन गया। और इससे अगर अपन लिखेंगे तो KMnO4 के साथ इट विल फॉर्म, अब ये ट्रांस है, सिन एडिशन करोगे तो रेसमिक मिक्सचर बना दूंगा, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ। एक तो ये बना दूंगा और दूसरा ये बना दूंगा, तो ये बन गया। तो ये वाला तो ऐसा हो गया, ये तो पता चल गया, इसमें से एक टी है और एक यू है, तो ये वाला टी दे रखा है, तो ये वाला यू दे रखा है। पी एंड क्यू अपन से लिखा है कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, तो पी से एस बनेगा जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और टी और यू बनेंगे जो कि इनेंशियोमेरिक पेयर्स होंगे। सो ऑप्शन ए है ऑप्टिकली एक्टिव एस, नहीं भाई गलत हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव एस एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव पेयर टी एंड यू, ऑप्टिकली इनएक्टिव टी एंड यू पेयर एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव एस, नहीं रिस्पेक्टिवली बोल रहे हैं तो एस बी वाला ऑप्शन बताऊंगा ना, फिर तो रिस्पेक्टिवली बोल रहे हैं तो पी से एस बताना पड़ेगा, पहले पहले पर एस बताएंगे बाद में टी यू बताएंगे, सो इसलिए डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा हो सकता। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव पेयर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज रिस्मिक मिक्सचर 50-50% है, तो हो गया अपना बी वाला आंसर। अब इसमें 22 में इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन V एंड W आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो आपने कहा Q को मैंने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया, H2NI से रिएक्ट हीट किया, तो मुझे V मिल गया, और फिर मैंने बेंजीन को V के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3 Al3Cl3 है, तो एनहाइड्रस तो होगा ही होगा। I got Z, अभी कुछ भी नहीं, और फिर इसको अपन ने रिएक्ट करवाया किससे, Zn जिंक और अमेरिका, मतलब कन्वेंशन रिडक्शन लिख देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और उसके बाद आपने H3PO4 के साथ रिएक्ट करवाया, इसको रिएक्ट करवाया तो बना अपना W, ठीक है कोई बात नहीं। तो W कहाँ है, इसके ऑप्शन कहाँ है, हाँ सर, इसका सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही है। नहीं तो ऑप्शन के बगैर डायरेक्ट आंसर कैसे बताओगे, क्योंकि ठीक इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। मैं तो कुछ भी लिख सकता हूँ कि इसमें तो। हाँ सर बिल्कुल।
तो V एंड W पूछ रहे हो, H2Ni के साथ Q मतलब ये वाला है, तो Q ये वाला है तो अपन बता देंगे, इधर V बन गया और V अपने पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, हिट भी किया था, तो इसका मतलब है अपने पास COOH बन गया ये, और ये भी COH बन गया। इसको AlCl3 से रिएक्ट करूंगा तो अब अगर इसको AlCl3 से रिएक्ट करूंगा तो V तो अपने पास हो जाएगा V, V, V। सिंगल बॉन्ड है तो एनाइट्रेट बना देगा, रोटेट हो ही जाएगा। उसके बाद AlCl3 से रिएक्ट करूंगा तो V बन गया, तो AlCl3 इस पर अटैक करेगा, अपन को ऐसे मिल जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा। तो ये अपना पहले ये बन गया, और फिर उसके बाद रिडक्शन होगा इसका, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिड्यूस किया होगा। पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड से रिड्यूस हो गया, ये बना, और COH आ गया अपने पास। H2SO4 से रिएक्ट करूंगा तो H प्लस इस पे अटैक करेगा, वाटर हटेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक जैसे कर देते हैं, तो आंसर आ गया अपने पास। आंसर ए ही आ जा रहा है अपने पास, ये आंसर आ गया। हाँ सर, ए ही भी है। बस तो फिर ये आंसर आ गया। दूसरा चेक कर लेते हैं। इसमें फिर जो गिवन है कंपाउंड्स बनाने हैं। सर इसमें H3PO4 का क्या था? लास्ट में जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उससे कार्बोकैटायन बनाया था। अच्छा, सर ये जो नेक्स्ट भेजा है ना, इसमें ये जाना था कि फर्स्ट और फोर्थ में से उल्टा देखना हो तो कैसे देखेंगे? मतलब वो कंपाउंड दिया हो, मतलब वो जो फॉर्मूला दिया है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उससे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो स्ट्रक्चर कुछ भी बन सकता है, वो नहीं देख सकते आप। नहीं देख सकते ऐसे ना, ठीक है सर, फिर तो इसमें मतलब डाउट नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कभी कैसे देख पाएंगे? वो तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब अच्छा आना चाहिए फिर उसके लिए तो, और उसके लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन ठीक है। The reaction of compound P with RMDX. In this, followed by addition of water. Addition of water. ठीक है। अपने पास P गिवन है, इसको रिएक्ट करने वाला हूं मैं किसके साथ? CH3MgBr के साथ, इन ईथर। तो मुझे एक्सेस ऑफ ईथर में, तो मुझे बाय एडिशन ऑफ वाटर गिव्स Q, मतलब इसमें सीधा सीधा Rm के बाद जो भी अल्कोहल बनेगा या कुछ भी बनेगा उसको वाटर के बाद अपन को ये आ गया Q ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 at 0 degree centigrade. This with H2SO4 at 0 degree centigrade gives the R. Yeah. The reaction of R with CH3COCl in the presence of AlCl3 in CH2Cl2 followed by H2O produces S. A reaction of R with CH3COCl in AlCl3 and CH2Cl तो solvent हो गया, followed by treatment with water produces S. Followed by treatment with water produces S. Yes, ET is the ethyl group. तो ET को यूज किया है क्या? अच्छा, इसमें ठीक है।
किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं गिवन है और मुझसे पूछा है कंपाउंड एस क्या होगा, ट्रीटमेंट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो एस चाहिए मुझे अगर मुझे एस चाहिए इसमें से तो मैं कहूँगा द रिएक्शन विद दिस CH3COCl और ये वाटर प्रोड्यूसेस एस। कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं। अब तो एस को बताओ। अब मैं एस को बताऊंगा AlCl3CH3COCl। कुछ तो गिवन होगा, H2SO4 है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। The reaction of P followed by this gives compound Q. Q on treatment with H2SO4 gives this, and then with CH3COCl. Then with CH3COCl. CH3MgBr. तो C वाला तो भूल जाओ, C वाला तो भूल जाओ, और D वाला भी मुश्किल है, D वाले भी मुश्किल है, A वाला भी थोड़ा मुश्किल है। आंसर B वाला ही आना चाहिए। देखो, अब उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सल्फोनिक ग्रुप तो लगाया, लेकिन सल्फोनिक ग्रुप आप कहाँ लगा रहे हो ये भी तो देखो। आप सल्फोनिक ग्रुप को यहाँ लगा रहे हो जबकि ये पार्ट खाली था। दूसरी बात ये कि इनमें से किसी भी स्टेप में ये नहीं बन सकता, और RMGX इसको छोड़ देगा, ये कैसे होगा? तो ये तो C वाला तो गया। अब अपन D वाले की बात करते हैं। D वाले में आपने लिखा है कि सल्फोनेशन किया, तो इधर ये एसाइलेशन ना, कि D वाले में मान लेते हैं पर D वाले को, तो D वाले में डबल बॉन्ड कैसे आएगा इधर? ये डबल, मान लो आ भी गया डबल बॉन्ड, तो फिर एसाइलेशन यहाँ होना चाहिए था रादर देन यहाँ। उसने यहाँ किया, जबकि यहाँ काफी बल्कि ग्रुप है, यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो अपन कहेंगे पहले वाले में क्या प्रॉब्लम है? पहले वाले में फिर वही गलती कर रहे हो आप कि हाउ कैन यू से दैट कि भाई इतना ज्यादा बल्कि ग्रुप है और इसके ऑर्थो पोजीशन पे अपन अटैक करवा लें, है ना? अपन इसके बल्कि पोजीशन ऐसे गिवन है और इस पर अटैक करवा लें, ये भी थोड़ा मुश्किल है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि देखो ये जो है ना, जो बी वाला वो एकदम फिट लग रहा है, आपने ऐसे दिया मुझे, इसको CH3MgBr से मैंने ये बना दिया। अब इससे सल्फोनेशन तो नहीं करूंगा क्योंकि 0 डिग्री है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना होता है अपन को, तो मैं इसको कार्बोकैटायन को अटैक करवा के ये जरूर बना सकता हूँ। कार्बोकैटायन बना, वो बन गया मेरे पास। दूसरी बात, जब मैं सल्फोन ये एसाइलेशन करूंगा तो इसके ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि बल्कि है ना, इसके ऑर्थो पोजीशन पे नहीं करना चाहिए, इस पे करना चाहिए, तो वो एग्जैक्ट मतलब अपने आंसर में फिट हो रहा है।
सीक्वेंस है। सर तो ये मेटा पे डाल दिया ना, किसके मेटा पे? एल्काइल के। इसके ऑर्थो पे है, पैरा तो ब्लॉक, मेटा पे यहाँ भी तो किया था। हाँ हाँ सर समझा। तो सर इसमें से फिर हम लोगों ने वही मतलब एलिमिनेशन ही किया उससे, स्टेरिक हिंड्रेंस को उल्टा। हाँ, एडवांस में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको आंसर और क्वेश्चन दोनों बार बार पढ़ना होगा फटाफट फटाफट कि क्या पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ आप देख के नहीं बता सकते। इवन हाँ मेंस में भी काफी सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं वो, जिसमें मतलब आपको वो इंटरमीडिएट बना दे रहे हैं, या माइनर प्रोडक्ट दे रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट दे ही नहीं रहे, ऐसा भी बता रहे हैं ना मेंस में तो। हाँ सर। क्यू आर एस मेरे ख्याल से अब क्यू टू आर। हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरा देखते हैं। इसके बाद जो गिवन है आपको, उसमें गिवन है, अपने पास गिवन है दैट इज फिनॉल को रिएक्ट करेंगे अपन HCl और HCl से। ये तो गटरमैन कोच रिएक्शन ऑफ फिनॉल है। सर इसमें वो गटरमैन कोच और उसका मैकेनिज्म जरूरत नहीं है। काहे के मैकेनिज्म? एल्डिहाइड और वो जो अल्कोहल, सॉरी एसाइलेशन में जो अल्कोहल बनता है बेंजल्डिहाइड, वो वाला अल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड बनता है। हाँ, तो वो तो उनको पता है ना, पहले क्लास में लिखा ना गटरमैन कोच रिएक्शन फॉर्माइलेशन, ऐसे लिखा ना मैंने पहले क्लास में। दिस इज फॉर्माइलेशन, गटरमैन कोच ऑफ फॉर्माइलेशन। ये गटरमैन रिएक्शन ऑफ फिनॉल हो जाएगा। हाँ सर तो ये। कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना डोनर एटम, तो वो तो खुद ही बना सकता है। H+N अटैक करेगा, इधर ऐसे बनेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, इधर Cl अटैक हो जाएगा, तो अपने पास ये बन जाएगा। तो HC डबल बॉन्ड Cl हो गया, एसाइलेशन जैसे होता है। AlCl3 को अटैक करो, कार्बन को हटाओ, ये बनेगा, अटैक करवा दो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें पहले HCN और HCl रिएक्ट करेगा, तो HCN पे HCl रिएक्ट करेगा, विल गेट शिफ्ट होगा, तो ऐसे में ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करवा दो पैरा पोजीशन पे, बाद में इसका हाइड्रोलिसिस कर देना, हाइड्रोलिसिस करोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। NH हो जाएगा और ये H हो जाएगा, तो ये O हो गया, ये H2 हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, एल्डिहाइड बन गया। सर पर्किन रिएक्शन। पर्किन एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, एल्डल कॉन्सेंट्रेशन। ओके सर। अब क्या है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइजोटाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। हाँ तो ठीक है ना, देख लो ना किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसका रेट ज्यादा होगा। सर तो सी में सी वाले में, तो सी वाले में तो दोनों ही एक्टिवेटिंग ग्रुप, सी वाले में दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन एक दूसरे के मेटा पे है, चलेगा। तो आंसर बी सी डी है। एक दूसरे के मेटा पे है ना, तो दोनों ही प्लस एम शो करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों बढ़ाएंगे रिंग में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों बढ़ाएंगे रिंग में, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, दो दो एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गए, मेटा पे तो है
लेकिन मेटा से हमें क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ाएंगे तो दोनों, यहाँ भी अटैक करवा सकते हैं, यहाँ भी अटैक करवा सकते हैं, दोनों पोजीशन पे अटैक करवा सकते हैं। इसमें दो एक्टिवेटिंग ग्रुप, सीबी से शुरू होना चाहिए, सीबीडीए। तो आंसर गलत दिया है ना मतलब? नहीं, आंसर गलत क्यों होगा, बीसीडीए लिखा हुआ है। हाँ सर। बीसीडीए के उससे मतलब क्या फर्क पड़ेगा, दोनों को एक्टिवेटिंग, मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इस पे देगा, इस पे देगा, इस पे देगा, और ये इलेक्ट्रॉन देगा तो भी इसी पे देगा। तो एक दूसरे को माइनस इफेक्ट को कंसिडर करें, इसमें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एक बार आंसर फिर से देखो ना। तो 3 दिया है। ये तो देना बड़ा मतलब डेंजरस है, ये तो सबसे कम होगा, कोई एरोमेटिक ही नहीं, और डी तो विड्रॉइंग हो गया। बी और सी में मतलब वो कह रहे हैं कि मेटा में माइनस ही कंसिडर करो, जबकि दोनों नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं पोजीशंस पे। क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायोटाइजेशन। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक थोड़ी पूछ रहा है, ठीक है आंसर, वो तो डायजोटाइजेशन पूछ रहा है तुमसे। मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो डायजोटाइजेशन का मतलब तो ये हो गया ना, हमें सिर्फ इसको चेक करना है, इसको थोड़ी अध्ययन करना है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक थोड़ी बता रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेट। तो डायजोटाइजेशन का मतलब हो गया किससे डाइजोनियम सॉल्ट फास्टर फॉर्म होगा, ये पूछ रहा है, किससे डाइजोनियम सॉल्ट फास्टर फॉर्म होगा। अब तो ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसके बारे में सोचना है ना। फिर अगर डाइजोटाइजेशन पूछ रहा है तो हमें तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, तो ये NO पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा टू फॉर्म अ डाइजोनियम सॉल्ट। सही दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सोच रहे हैं कि ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात है रेट ऑफ रिएक्शन अपन इसमें ज्यादा बोलते हैं। लेकिन वो तो डाइजोटाइजेशन पूछ रहा है, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करूंगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली बात है हमें तो सिर्फ NH2 फोकस करना है ना, बाकी थोड़ी फोकस करना है। तो इन दोनों में से अब तो इसका माइनस इफेक्ट एज्यूम करोगे ना, अब तो इसका माइनस इफेक्ट एज्यूम करोगे ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से थोड़ी मतलब है। सही कि मैंने उसका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ सर समझा। अपन उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक चेक कर रहे थे, क्योंकि मोबाइल में बस यही होता है ना, छोटा छोटा दिखेगा। एक मिनट रुक जाओ, डाइजोटाइजेशन के बाद अब फिर कोई डाइजोनियम टाइप ही आया अपने पास। हाँ, अब दूसरा फिर अपन को वही उस टाइप से, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन विल बी। सर इसका आंसर ना बोनस भी है, बट मुझे ये समझा नहीं कि होने के वाला है, इसलिए मैंने पूछा। तो एक काम करते हैं, बोनस रहने देते हैं अपन, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, आंसर देखते ही नहीं है अपन। हाँ सर। अपन को क्या फर्क पड़ेगा, अपन तो कहेंगे भाई क्या आना चाहिए वो देख लेते हैं। N2 है और इधर CH2 और MH2 है, राइट ना, तो NaN2 से N2 बनेगा, और ये बना अपने पास एलिफेटिक, एरोमेटिक तो है नहीं, तो ये लीव करेगा तो रिंग एक्सपेंशन करूंगा, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है वो, तो मैं ऐसे बनाऊंगा। ये वाला कार्बन एटम उसके बाद वाले कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला कार्बन एटम उसके बाद वाला कार्बन एटम, तो इधर से बनाते हैं CH2 वाले के तुरंत बाद वाले कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज जाना चाहिए, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है अपने पास, एक्वस है तो इधर OH आना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो एक्वस है तो इधर OH आ जाएगा। लो भाई वो क्या आंसर, ये आंसर गिवन होना चाहिए। अगर ये आंसर है तो अपन आंसर बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर ये वाला। तो बोनस होने का रीजन, ए वाला नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो गए, सेकंड वाले में कार्बन गायब है, थर्ड वाले में एक कार्बन बढ़ा दिया, फोर्थ वाले में एक कार्बन गायब है,
तो इस रिएक्शन से कार्बन थोड़ी वो होता है चेंज, नंबर ऑफ कार्बन एटम या इंक्रीज या डिक्रीज थोड़ी होगा, इसलिए वो बोनस बना दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। एरोमेटिक के हो गए। खत्म हो गए ना सारे? हाँ सर। हाँ भाई, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे देखने के क्वेश्चन। चलो भाई ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट तो फिर शुरू करते हैं। लास्ट टाइम अपन एल्डिहाइड कीटोन्स शुरू करना नहीं, लेकिन अपन तो सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे ना लास्ट टाइम, तो सॉलिड स्टेट खत्म कर देते हैं। सॉलिड स्टेट में लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था रेडियस रेशियो वाली बात की थी अपन, कि रेडियस रेशियो अपन कैसे बताएं। अब रेडियस रेशियो के बाद अपन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देख लेते हैं। यूनिट सेल कितने टाइप से हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में मतलब वी कैन राइट दैट, एक तो अपन से पूछते हैं रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट टाइप जैसे NaCl टाइप, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम जो अपने सिलेबस में है ना, दे फॉर्म्स FCC स्ट्रक्चर। तो इट एग्जिस्ट इन FCC स्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें अपन लिखेंगे Cl फॉर्म्स, अब Na पॉजिटिव से भी लिख सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी एटम एच सेंटर्स पे प्रेजेंट होगा तो अपन वाइस वर्सा कर सकते हैं उसमें। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर में किया था ना अपन ने BCC में, इस सेंटर वाले एटम को आप कॉर्नर वाला अज्यूम करोगे तो 8 सेंटर पर ज्वाइन करके कैसे अपन को मिल जाएगा। तो इसमें इन जनरल तो यही होता है जनरली कि भाई Cl फॉर्म्स FCC structure and sodium ion in all octahedral bonds, और सोडियम आयन को अपन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स में रखेंगे। तो ठीक है, अपन ऐसे बना देंगे भाई, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक यूनिट सेल बना लेते हैं। ये रॉक सॉल्ट है, इसमें यहाँ पर Cl माइनस होगा, यहाँ भी Cl माइनस है, 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 सभी कॉर्नर पे Cl माइनस होगा और फेस सेंटर पे Cl, एक बाहर और एक अंदर, बैक साइड। ये बैक साइड हो गया, ये फ्रंट साइड हो गया, ऐसे लिखते हैं। अब अपन सोडियम की बात कर लेते हैं, तो सोडियम इधर होगा सेंटर पे, सोडियम इधर होगा सेंटर पे, मतलब सभी सेंटर पे सोडियम होगा। और हमारे यूनिट सेल में 1/4 होगा, जो ये वाला होगा वो हमारे यूनिट सेल में 1/4 होगा। ये तो फेस सेंटर था तो हाफ हो जाएगा, कॉर्नर था तो 1/8 हो जाएगा, और एक सोडियम सेंटर में आता है जो ऑक्टाहेड्रल में आता है। ये भी सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है कि भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। तो अपन ये बता सकते हैं कौन कहां प्लेस्ड होगा, वो अपन को पता है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें अपन चेक करेंगे, एक तो अपन लिखेंगे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। तो अगर अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो सिंस दे आर इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर अपन इसको एक्सटेंड करें तो दूसरा Cl दूसरे कॉर्नर पे आएगा, बीच में सोडियम होगा, तो सोडियम को कॉर्नर पे अज्यूम करके अपन बाकी यूनिट सेल भी बना सकते हैं कि भाई एक्सचेंज कर सकते हैं सोडियम और क्लोराइड के पोजीशन पे।
क्योंकि वो एग्जैक्टली सेंटर में प्रेजेंट है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑफ Cl6 and coordination number of sodium is also 6. ये भी 6 होगा, दोनों के ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे। वो NaCl का स्ट्रक्चर अपन ने काफी पढ़ा हुआ है। इसमें अगर अपन एज लेंथ की बात करेंगे तो अपन बता सकते हैं कि भाई इसमें सोडियम है और इधर कॉर्नर पे Cl है, तो अपन लिख सकते हैं 2R कैटाइन प्लस 2R एनाइन इज इक्वल टू A। मतलब 2 कैटाइन मतलब सोडियम का रेडियस, ये पूरा सोडियम होगा बीच में, और ये Cl माइनस है, बिकॉज एक Cl हो गया, एक सोडियम हो जाएगा, और एक ये Cl हो गया। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये सोडियम है और ये Cl है। तो अपन बता सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर एज लेंथ को मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, 4R नेगेटिव इज इक्वल टू √2A। ये भी बता सकता हूँ भाई, यहां से ये फेस डायगोनल हो जाएगा, तो एक Cl, दूसरा Cl इधर फेस सेंटर पे और कॉर्नर पे भी Cl। तो अपन इससे भी एज लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। थर्ड वी से दैट कि भाई अगर मुझे मान लो बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट सोडियम एटम या टू नियरेस्ट Cl माइनस आइटम। सो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट Cl एटम, तब तो वो 2R हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में टच करते होंगे, विल बी इक्वल टू 2R नेगेटिव, और डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि ये दोनों तो टच करते हैं ना आपस में, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Cl हो जाएगा। नियरेस्ट सोडियम आयन है Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव का डिस्टेंस नियरेस्ट तो यही हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंड पे तो वो एज लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो अपन इन दोनों को एज्यूम कर लेते हैं, मतलब 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हो आप, तो एज सेंटर तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो नियरेस्ट दीज टू ना, तो अपन को पता है ये तो एज लेंथ होगा, ये a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, तो ये हो जाएगा a/√2। तो a/√2, ठीक है, इसको अपन a/√2 बता दें। फिर डिस्टेंस बिटवीन, अब ना जैसे अपन से नियरेस्ट एटम पूछेंगे या नेक्स्ट नियरेस्ट एटम पूछेंगे, तो जो आपस में टच करते होंगे उनको आप नियरेस्ट एटम बता सकते हो, जो आपस में टच नहीं करते होंगे उनको नेक्स्ट नियरेस्ट बता सकते हो। तो डिस्टेंस बिटवीन अगर अपन लिखेंगे, ये दोनों आपस में टच करते थे, ये दोनों भी आपस में टच करते थे, तो नियरेस्ट एटम का डिस्टेंस जो होगा वो इन दोनों का बता सकते हैं, क्योंकि नियरेस्ट एटम तो Cl और सोडियम होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट, है ना, सोडियम आइन एंड Cl माइनस आइन, तो वो तो a/2 हो जाएगा, उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं थी आपको, लेकिन अपन ऐसे लिख लेते हैं। अब अगर अपन से पूछेंगे नियरेस्ट एटम कौन से होंगे, तो नियरेस्ट अपन कहेंगे भाई देखो, ये a/2 है और ये है a/√2। तो a/2 और a/√2, जो बड़ा डिस्टेंस होगा, जो छोटा डिस्टेंस होगा, उसको अपन नियरेस्ट एटम बोलेंगे। तो a/2 तो बड़ा आ जाएगा और a/√2 छोटा आएगा। a/√2 जो होगा, ये नियरेस्ट सोडियम आयन जो होंगे, ये a/√2 वाला वैल्यू जो होगा वो बड़ा होगा, a/2 वाला वैल्यू छोटा होगा। मतलब ये वाला नियरेस्ट हो गए और ये वाला डिस्टेंस बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 Cl है तो बड़े ही होंगे। तो ऐसे अपन डिस्टेंस चेक करके नियरेस्ट वगैरह ऐसे बता सकते हैं। तो इसमें नियरेस्ट एटम अपन क्या कहेंगे भाई, सोडियम और Cl आ जाए, आपस में टच करते हैं ना वो, each Cl is surrounded by the 6 fluoride ions। नेक्स्ट नियरेस्ट अगर पूछेगा तो अपन कहेंगे भाई इससे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, भाई इसका नियरेस्ट ये है और नेक्स्ट नियरेस्ट इसका। अब अपन को फेस डायगोनल लेना है या बॉडी डायगोनल लेना है, क्योंकि Cl और ये सोडियम एटम, भाई ये तो फेस डायगोनल हो जाएगा, तो इधर से लेके ये भी बैक साइड का फेस डायगोनल है, इधर भी फेस डायगोनल है, तो अपन को ये कैलकुलेट करना होगा कि फेस डायगोनल ले लूं, सो √2 a/2 बड़ा होगा या फिर
√3a/2 बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अपन कहेंगे भाई ये वाला डिस्टेंस बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कॉर्नर से लेके जो फेस बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस है वो बड़ा है एज कंपेयर टू मतलब सीएल से सीएल का डिस्टेंस। तो ठीक है ना, अपन बोल देंगे कि भाई इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इसका ये है और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इसका ये है। तो कितने होंगे? तो डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट एटम्स, बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, तो अपन बता देंगे भाई दैट विल बी इक्वल टू a/√2, बताएंगे ये हो जाएगा a/√2। फिर उसके बाद अगर कैलकुलेट करना है तो अपन कहेंगे कि भाई देखो एज लेंथ तो a होगा, क्योंकि इसके बाद ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब अपन को इसके बाद या तो सेंटर वाले अपन को दिखेंगे सोडियम, या तो बॉडी सेंटर सोडियम दिखेगा, या फिर अपन को दिखेगा कि इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस, नहीं उससे छोटा तो एज लेंथ ही हो जाएगा फिर। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लिख सकते हैं अपन ऐसे। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या होगा अपने लिए सीएल का नेक्स्ट, ये तो नियरेस्ट हो गया, ये नेक्स्ट हो गया, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट में फिर सोडियम आयन आएगा जो सेंटर में प्लेस्ड है। तो सेंटर ऑक्टेटल वॉइड में होगा, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट फिर अपने पास क्या आ जाएगा? सो डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम, √3/2 हो जाएगा, ऐसे बता देंगे। तो थोड़ा अपन को ये आइडिया आना चाहिए अच्छे से कि भाई किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, और वो मैथ्स अपन थोड़ा सा यूज करेंगे अगर 9th-10th का, तो अपन को पता चल जाता है किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, कौन सा डिस्टेंस कम होगा। अब इसमें कभी कभी ऐसे भी हो सकता है जैसे अपन से कहेंगे कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताते जाओ, भाई इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताओ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपन को आना चाहिए कि भाई ये सीएल एटम, जैसे अपन इसकी बात कर लेते हैं लास्ट वाले की, तो ये सीएल एटम और इस सेंटर ऑफ द यूनिट सेल का डिस्टेंस ले रहे हैं अपन, तो ये सीएल एटम 8 के लिए कॉमन होगा, तो सभी 8 वाले के सेंटर के सीएल को यही डिस्टेंस अज्यूम करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 8। तो नेक्स्ट नियरेस्ट एटम में आपने क्या लिखा था इसमें? सबसे छोटा तो आपने ये बताया था बिटवीन दिस एंड दिस a/2, तो a/2 में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन द नेक्स्ट में सीएल विद रिस्पेक्ट टू सीएल था, तो कितने हो जाएंगे? इस सीएल के सराउंडिंग कितने सीएल एटम्स होंगे उतने ही डिस्टेंस पे, तो अपन कहेंगे सीएल सीएल, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर होना है, मतलब अगर इसमें सोडियम को हटा लिया जाए तो आप सिर्फ एक ही टाइप के एटम का एफसीसी यूनिट सेल की बात कर रहे होंगे, तो फिर तो 12 आना चाहिए, क्योंकि एफसीसी में तो 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इस टाइप से अपन कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता सकते हैं उस डिस्टेंस पे। अगर मान लो इसमें सोडियम नहीं होता, हम सिर्फ सीएल एफसीसी के एज्यूम करते हैं, तो एफसीसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है तो बताते। यहाँ पर जैसे ये डिस्टेंस है, ऐसे इसी प्लेन में 4 आएंगे, एक ये होगा, एक पीछे वाला होगा, एक इधर को एक्सटेंड करोगे तो इधर वाला होगा, फिर ये वाले 4 आएंगे उसी प्लेन में, जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में 4 आ जाएंगे ईच फेस सेंटर, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ऐसे ऊपर वाले। फिर जैसे नीचे इधर बना रहा है वैसे ऊपर भी आएगा, तो वैसे आप बता सकते हैं। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेट करने होंगे उसके कोऑर्डिनेशन नंबर्स और डिस्टेंसेस, दैट इज रॉक्सन टाइप। दूसरा पर लिख लेते हैं जिंक ब्लेंड टाइप। जिंक ब्लेंड टाइप में आप बता सकते हो दैट इज, है ना, जिंक ब्लेंड टाइप में विल से दैट इट फॉर्म्स, अब इसमें भी एफसीसी जैसे होता है, ZnS हो जाएगा, S-2 forms FCC units, and zinc ion is placed in the alternate. जिंक आयन का बहुत छोटा साइज होता है, is present in
alternate tetradelvides। तो ठीक है, अपन कहेंगे भाई इसमें चेक कर लेंगे अपन। और सीजियम क्लोराइड को छोड़ के बाकी सारे के सारे अल्कली हैलाइड्स और रॉक सॉल्ट टाइप ही बनाते हैं, सीजियम क्लोराइड को छोड़ के बस। थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं। तो इधर तो सल्फाइड आयन हो गया, फेस सेंटर पे भी सल्फाइड होगा, और ये पीछे वाला फ्रंट बैक साइड है, और ये फ्रंट साइड। अब टेट्राडेल्वाइड इनके कॉर्नर के पास होते हैं, तो एक जिंक आयन को यहां रख लेते हैं अपन, तो दूसरा जिंक आयन इधर होगा। एक जिंक आयन को मैं यहां रखूंगा, मतलब इधर ऊपर दो हो गए, ये वाला फेस डायगोनल जैसे, मतलब उसके नीचे। तो दूसरा मैं यहां रखूंगा, एक इधर रखूंगा और एक इधर रखूंगा, इस वाले सल्फर के पास। ये वाले सल्फर के कॉर्नर पे जो बनेगा ना, उस टाइप से रखूंगा मैं। तो मतलब अगर इधर दो ऐसे रख रहे हैं तो इधर दो ऐसे रखने पड़ेंगे, एक अंदर एक बाहर, क्योंकि इधर अंदर ये बाहर था, तो पीछे वाला अब अंदर हो जाएगा, बाहर वाला ऐसे हो जाएगा, ताकि वो थोड़ा सिमेट्रिक रहे। ठीक है, तो अपन को बताना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फर 4 होगा एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक वो भी 4 होगा, क्योंकि जिंक तो 4 होना ही चाहिए, वो तो टेट्राडेल्वाइड में ये 4 होगा, और सल्फर भी 4 होगा, क्योंकि एक कॉर्नर के पास 8 टेट्राडेल्वाइड बनेंगे, एक कॉर्नर के पास 8 टेट्राडेल्वाइड बनेंगे। तो अगर अपने पास एक कॉर्नर के पास 8 टेट्राडेल्वाइड बनेंगे और अल्टरनेट ऑक्युपाइड है, तो ऑब्वियसली बात है 8 में से आधे ऑक्युपाइड है, तो अपन लिख सकते हैं ऐसे। एज लेंथ अपन को साफ साफ दिख रहा है, एज लेंथ अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो अपन को वो साफ साफ दिख रहा है। व्हाट इज दैट? 4r नेगेटिव इज इक्वल टू √2 है, और नेगेटिव मतलब एनाइन, सो एनाइन इसमें सल्फाइड है, फेस डायगोनल से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ सेंटर में तो कुछ था नहीं, इसलिए अपन उससे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये फेस डायगोनल से ही कैलकुलेट करना होगा। अब डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट S-2 एंड जिंक है, तो अपन को पता है जो टेट्राडेल्वाइड का सेंटर होता है ना, वो लास्ट टाइम जो अपन ने एक मिनी क्यूब पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसका मिनी क्यूब का सेंटर होता है, तो अपन बता देंगे दैट विल बी इक्वल टू √3a/4, दैट विल बी द डिस्टेंस, √3a/4 ऐसे बता दें। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट जिंक आयन, distance between any two nearest जिंक आयन ना, तो ठीक है ना, इधर से इधर कर लेते हैं Zn+2, तो a/2 हो जाएगा भाई, इधर से सेंटर इज a/2 और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस a/4,
और जो ये वाला प्लेन बनेगा ना ऐसे A/4 वाला प्लेन, उसी में जिंक का इनका जो टेट्राहेड्रल होता है उसका सेंटर लाई करते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, एक इधर A/4 पे होगा सेंटर, इधर से भी A/4 पे होगा, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? A/2 हो जाएगा। बता, वो भी अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो ये जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर है। डायमंड हैज द सेम स्ट्रक्चर। डायमंड हैज जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। बट इसमें सारे के सारे एटम जो होंगे ना, वो कार्बन एटम होंगे, विद कार्बन एटम। मतलब कार्बन एटम कॉर्नर पे भी होंगे और कार्बन एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में भी होंगे। तो डायमंड का स्ट्रक्चर जो है वो जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर आता है। दूसरा देख लेते हैं, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है। फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, कैल्शियम फ्लोराइड से अपन इसको याद रख सकते हैं, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर को। तो ऑब्वियसली बात है, कैल्शियम और फ्लोराइड, जैसे NaCl बनाया था तो उसमें 4 Na थे और 4 Cl थे। तो ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा यूनिट सेल का, ये उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें भी अगर अपन चेक करेंगे तो जिंक 4 है ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में, और सल्फाइड भी 4 है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और एम्पिरिकल फॉर्मूला ZnS हो जाएगा। तो जनरली अपन रॉक सॉल्ट टाइप लिखते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर लेते हैं, मतलब अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, या ZnS लिखते हैं तो अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला बताते हैं कि भाई क्या होगा। फ्लोराइड टाइप में एम्पिरिकल फॉर्मूला इज दिस, तो अपन लिखेंगे दैट इज कैल्शियम फॉर्म्स FCC अरेंजमेंट, और अगर कोई FCC अरेंजमेंट बनाएगा तो उसके 4 एटम होने चाहिए मिनिमम, तो कैल्शियम 4 होगा। फ्लोराइड को डबल होना चाहिए, इसका मतलब है कि एंड फ्लोराइडाइन इन ऑल टेट्राहेड्रल ऐसा बता, फ्लोराइडाइन इन ऑल दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऐसे बता सकते हैं। तो बना के देख लेते हैं अपन कैसे बनाना है अपन को। अब टेट्राहेड्रल वॉइड ये बने थे, उसमें सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में रख देंगे, और क्या, आप जो मर्जी चाहे पूछ लो, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। कैल्शियम से अगर आप बनाओगे, इधर भी कैल्शियम, कैल्शियम की जगह C लिख लेता हूँ वरना कार्बन ना आ जाए। तो कैल्शियम एट द फेस सेंटर्स ना, ये फ्रंट साइड हो गया और ये बैक साइड, ये फ्रंट वाला। अब फ्लोराइडाइन लिखेंगे तो सभी कॉर्नर के पास एक फ्लोराइड आएगा, तो इधर वाला 1 2 3 4 फ्लोराइड, इधर भी ऐसा हो जाएगा 1 2 इस कॉर्नर वाला, और 3 और ये 4 ऐसा। तो अगर अपन चेक करेंगे इसमें coordination number of F4 and coordination number of calcium is 8. कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम का 8 आएगा और उसका 4 आएगा।
अब डिस्टेंसेस सभी तो पता है आपको, मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस √3a/4, दिस एंड दिस सभी तो पता है आपको सारी चीजें। कुछ ऐसा जो ना पता हो तो अपन देख लेते हैं, नहीं तो जरूरत। एज लेंथ अपन को पता है ना, एज लेंथ भी पता है, अपन कैल्शियम से कैलकुलेट कर लेंगे। सो एज लेंथ के लिए अपन लिख लेंगे दैट इज 4 r ऑफ कैल्शियम आयन इज इक्वल टू √2। इससे अपन एज लेंथ कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी द एज लेंथ। ठीक है, अब डिस्टेंसेस भी सारे पता हैं। कैल्शियम एंड फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन एटम्स, नियरेस्ट फ्लोरीन एटम a/2, वो सारा पार्ट अपन चेक कर सकते हैं। जब आपसे नियरेस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट पूछा जाए तो आप ऐसे बना लो एक बार, आप बता सकते हो इसमें। नियरेस्ट एटम में अगर कैटायन एनायन गिवन है तो उसमें ये नहीं चेक करना कि सेम एटम का सेम एटम के रिस्पेक्ट में, वो तो जो भी नियरेस्ट है जो आपस में टच करते हैं वो नियरेस्ट है, उसके बाद चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, अब उसके बाद बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है, इसमें बाकी सारे डिस्टेंसेस बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एंटी फ्लोराइड टाइप की बात करते हैं। एंटी फ्लोराइड टाइप में अपन कहेंगे भाई दैट इज Na2। ये Na2 होगा तो कैटायन और एनायन के पोजीशन चेंज कर देंगे, है ना, Na2 के पोजीशन चेंज कर देंगे। तो पहले अपन ने कैटायन से बनाया था, वो तो इसको देख के ही पता चल रहा है, वो कैल्शियम फ्लोराइड, मतलब जिसका नंबर डबल होगा वो टेट्राडेलवाइड में रखेंगे अपन। तो अब एनाइन से FCC बनाएंगे और कैटाइन को टेट्राडेलवाइड में रखेंगे, दैट इज एंटी फ्लोराइड। तो अपन इधर लिखेंगे दैट इज, so it forms FCC arrangement, so O-2 forms FCC arrangement and Na positive in all tetradelwides। तो Na पॉजिटिव को अपन सारे टेट्राडेलवाइड्स में रख देंगे, वाइड्स। तो ठीक है, पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे, इधर सोडियम आयन आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन एटम आ जाएगा। कैलकुलेशन कोऑर्डिनेशन नंबर अपने बता देंगे भाई। अब इसमें जैसे एनाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, तो अब कैटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ sodium ion that will be equal to 4 and coordination number of O-2 that will be equal to 8। अब कैटाइन और एनाइन के पोजीशन चेंज हो गए तो उनके कोऑर्डिनेशन नंबर भी उसी हिसाब से बता देंगे अपन, और एज वगैरह भी उसी हिसाब से बता देंगे। सो वैसे अपन बता सकते हैं, दैट इज हाउ वी कैन। फिफ्थ वाला चेक कर लेते हैं, सीजियम क्लोराइड। ये अपन CSC लिख लेते हैं क्योंकि सीजियम के लिए अपन को लिखना पड़ेगा क्लोराइड या CSC। तो यही एक स्ट्रक्चर है जो BCC जैसे एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इन BCC स्ट्रक्चर। तो या तो सीजियम को कॉर्नर पे, क्लोराइड को जनरली अपन कॉर्नर पे लेते हैं, सीजियम को सेंटर में, लेकिन अपन वाइस वर्सा भी बोल सकते जनरली। Cl minus at the corner and CS positive in center।
वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। और डिपेंड करेगा, मतलब अगर आप कैलकुलेशन की बात करेंगे तो मैं दोनों से ही कैलकुलेशन कर सकता हूँ, वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं अपन। अब सीजियम क्लोराइड में अपन को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीजियम क्लोराइड बीसीसी हो, बीसीसी काफी सिंपल स्ट्रक्चर जैसे होता है अपन को सीजियम क्लोराइड में। तो क्लोराइड जनरली अपन यहाँ ले लेते हैं और सीजियम सेंटर में। कोई भी कॉर्नर वाला एटम आपस में टच नहीं कर सकता, लेकिन सभी कॉर्नर वाले एटम सीजियम को टच करेंगे। तो बॉडी डायगोनल से अपन लिख लेते हैं, दैट इज 2r नेगेटिव प्लस 2r पॉजिटिव इज इक्वल टू √3 है। सो एज लेंथ बता देंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ Cl नेगेटिव एंड सीजियमाइन दोनों का ही 8 हो जाएगा। और बाकी इसमें और ऐसा कुछ नहीं होता। आप नियरेस्ट नेबर्स, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स आप देख के बता सकते हैं। नियरेस्ट जो आपस में टच कर रहे होंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट उसके बाद वाले हो जाएंगे। तो राइट ना, एज लेंथ दिख रहा है अपन को, फिर फेस डायगोनल दिख रहा है, लाइक दैट वी कैन राइट। ये आपके स्ट्रक्चर्स थे। अब इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर अपन से पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें अपन को ऐसे लिख के देते हैं वो कि कौन सा एटम आपको कहां प्लेस करना है। जनरली वो अपन को लिख के देते हैं कि आप कौन सा एटम को कहां प्लेस करोगे। तो ठीक है, विल राइट दैट कि भाई अगर हमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल देते हैं या दूसरा कोई सॉलिड स्ट्रक्चर देते हैं, सॉलिड देते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो वो अपन को बताते हैं कि आपको किस टाइप से किस एटम को प्लेस कहां करना है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं अपन की अपन को गिवन है, जैसे अपन अब दूसरे अदर स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं अपन। तो अदर स्ट्रक्चर में जैसे अपन मान लेते हैं कि मुझे ऐसे दिखना है पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर। तो पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे की तरह। तो कैल्शियम भी बनाता है, बेरियम भी बनाता है। अब इसमें मुझे गिवन था क्वेश्चन, मतलब अगर ऐसे दिया तो मुझे गिवन है कैल्शियम आयन एट कार्बन इन एफसीसी। ये गिवन होता है अपन को कि ये एफसीसी यूनिट सेल बनाएंगे। कैल्शियम आयन एट द कॉर्नर्स एंड O minus at face sectors. Ti अपन को गिवन होगा इसमें, दैट इज +4। अब अपन से ये भी पूछ सकते हैं Ti को बताओ कहां रखें। तो Ti को अगर ऑक्टेडल वॉइड में रखना है तो किस ऑक्टेडल वॉइड में रखेंगे, तो अपन कहेंगे भाई सेंटर वाले में रख दो आप। तो अपन कहेंगे एज लेंथ पे रखने में क्या प्रॉब्लम है, वहां भी तो मतलब ऑक्टेडल वॉइड है। तो अपन कहेंगे देखो एज लेंथ पे Ti हमारे यूनिट सेल में सिर्फ 1/4 आएगा। हमारे पास टोटल नेगेटिव चार्ज -6 है और अब तक हमारे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 आया है। सॉलिड कोई भी तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो। तो मुझे यहां पर +4 पूरा अपने यूनिट सेल के अंदर चाहिए। +4 मुझे पूरा अपने यूनिट सेल के अंदर चाहिए, तभी वो +6 और -6 होगा तो सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर Ti at the in octadal void in the center, octadal at center, तो अपन सेंटर में ऐसे रख देंगे। अब अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि भाई पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर बनाना है और ये है,
तो बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कैल्शियम आयन एंड द Ti+4? हमें क्या फर्क पड़ेगा? आपने कॉर्नर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस पूछा है, √3a/2 कर दूंगा। तो इस टाइप से अपन से क्वेश्चंस पूछेंगे अगर कुछ नया आया तो। फिर जैसे मैंने डायमंड स्ट्रक्चर लिखा आपको, तो इट हैज जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, तो राइट ना। सो कार्बन एटम फॉर्म्स FCC and in alternate tetradelwide। अब alternate tetradelwide का मतलब है डायमंड में ना, therefore 50% tetradelwide are empty and all octadelwides are empty। तो सब खाली। ऑक्टा में तो वैसे भी कुछ नहीं होता, टेट्राडेल में ही होता है। सो कार्बन में बहुत सारे बॉन्ड जो होते हैं डायमंड में, वो मतलब टेट्राडेल में होता तो है, लेकिन सारे टेट्राडेलवाइड भरे हुए नहीं होते, काफी खाली भी होते हैं, इसलिए उसका थर्मल स्टेबिलिटी ग्रेफाइट से कम होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, टेट्राडेलवाइड में और अल्टरनेट फील्ड है तो अपन 4 लिखेंगे एंड वी कैन राइट दैट Z effective for unit cell will be equal to 8। Distance between two nearest carbon atom will be equal to √3a/4। वो कॉर्नर से लेके जो टेट्राडेलवाइड में होगा वो तो आपस में टच कर रहे होंगे ना, टेट्राडेलवाइड में जो भी होगा, कॉर्नर से लेके टेट्राडेलवाइड तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो तो आपस में टच करेंगे। The structure is like that। तो जो भी स्ट्रक्चर्स अपन को गिवन होंगे उन स्ट्रक्चर के अलावा वो अपन से ज्यादा नहीं पूछते हैं, बट हमें ये देते हैं कि वो एटम्स कहां कहां प्लेस्ड है, तो बता देंगे। तो अब जैसे कभी कभी लिखा होगा भाई कोरंडम टाइप, अब Al2O3 इट फॉर्म्स HCP यूनिट सेल, और अपन को बताया गया कि एल्यूमिनियम इज इन ऑक्टाडेलवाइड, ये HCP बनाएगा और ये ऑक्टाडेलवाइड में होता है। तो पहले तो अपन ये कहेंगे कि HCP के लिए Z इफेक्टिव मुझे चाहिए 6, तो ऑक्सीजन एटम हो गए 6, वो Z इफेक्टिव की तरह, और ये हो गए 4 क्योंकि अपन ने इसको ट्वाइस की ना, डाइमर बनाया इसका, और Al हो गए 4। तो अपन से पूछेंगे बताओ कितने ऑक्टाडेलवाइड फील्ड है, तो कोई बात नहीं भाई 4 हैं, 6 होते हैं क्योंकि Z इफेक्टिव के बराबर होते हैं ऑक्टाडेलवाइड, 4 फील्ड है, तो वैसे बता दिया। तो उस टाइप से भी क्वेश्चन बना सकते हैं अपन को कि भाई बाकी अपन को अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, लेकिन रॉक सॉल्ट टाइप, जिंक ब्लेंड टाइप, एंटी फ्लोराइड टाइप, ये सब आपको नहीं देने वाले वो, ये तो लिखेंगे वो बस, इट हैज एंटी फ्लोराइड टाइप, आपको ही अज्यूम करना है कहाँ कैटाइन कहाँ एनाइन, व्हाट इज द डिस्टेंस, लेकिन बाकी अगर कोई देंगे तो बताएंगे कि वो HCP टाइप है, तो आप ऑक्सीजन HCP बनाएगा एंड एल्यूमिनियम इन द ऑक्टाडेलवाइड। बताओ व्हाट विल बी द हाउ मेनी व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्टाडेलवाइड आर फिल्ड, उस टाइप से अपन को पूछेंगे, बता रहे हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस अपन को बाकी आएंगे, तो बाकी इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि बाकी अपन से पूछते नहीं है, और अगर ऐसा देंगे तो पूछेंगे तो अपन बता देंगे।
दूसरा अपन डिफेक्ट्स की बात करते हैं। अब अपन डिफेक्ट्स की बात करते हैं। डिफेक्ट्स में वी कैन से दैट कि भाई डिफेक्ट्स अगर अपन लिखेंगे तो अपन बता सकते हैं कि भाई ऐसा कोई सॉलिड नहीं है जो विदाउट डिफेक्ट एग्जिस्ट करेगा। देयर इज नो सॉलिड व्हिच कैन एग्जिस्ट विदाउट अ डिफेक्ट। विदाउट डिफेक्ट कोई भी सॉलिड सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी, और वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी तो डिफेक्ट्स जरूर आएगा। डिफेक्ट्स डिफरेंट है, एक तो हो जाएगा लाइन डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और मेनली जो अपन को फोकस करना होता है वो होता है पॉइंट डिफेक्ट। अब किसी लेटेस्ट पॉइंट में जो अपन ने यूनिट सेल बना रखा है, मान लो ऐसे अपन ने यूनिट सेल बना रखे हैं बहुत सारे, मतलब एक सॉलिड है जिसमें बहुत सारी यूनिट सेल, और अगर किसी एक लाइन के अलाउंग सारे के सारे एटम मिसिंग है तो उसको कहते हैं अपन लाइन डिफेक्ट। So when atoms are missing, in a solid is missing along one of the edge, लाइन, वो कोई भी लाइन हो सकता है, अगर मिसिंग है तो उसको अपन कहते हैं मतलब लाइन डिफेक्ट है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एटम मिसिंग है तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब हो गया भाई, अगर इसमें ना when some small atoms like boron, carbon, nitrogen, hydrogen, etc. occupies the empty space in unit cell, बट 100% पैकिंग तो कभी होती नहीं है। अगर 100% पैकिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है, वी नो दैट कि अपन बता सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ये छोटे एटम अगर वॉइड्स में आके ट्रैप हो गए एक तरीके से तो उनको कहते हैं अपन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैसे अपन ने उसमें पढ़ा हुआ है 14th ग्रुप में, आप पढ़ते हैं, मतलब इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स लाइक दैट, ऐसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स ऐसे पढ़ते हैं। उसमें इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स होते हैं तो जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें बनते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, जैसे मेटल कार्बाइड Mn बनाएगा, Fe बनाएगा, लाइक दैट ना, तो वो अपन ने पढ़े। तो जब ये ट्रैप होंगे तो जो डेंसिटी होता है सॉलिड का, डेंसिटी जो ऑब्जर्व डेंसिटी होगी, जो एक्चुअल डेंसिटी होती है किसी भी सॉलिड की, अगर ये उसमें ट्रैप हो जाए तो ऑब्जर्व डेंसिटी विल बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डेंसिटी theoretical, actual density of matter, density of solid। जो सॉलिड की डेंसिटी होगी वो ऑब्जर्व डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मान लो अपन इसकी डेंसिटी अपन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये डेंसिटी ऐसा नहीं होगा। जनरली क्या होता है कि मतलब अगर इम्प्योरिटीज ट्रैप होते हैं तो 5.5 हो गया या 6 हो गया, इसमें ऐसे हो जाएगा, ये 5 है तो ये 20 हो गया, इनके ट्रैप 20 तो बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो उस टाइप से अगर डेंसिटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो तो दे आर कॉल्ड, और इंक्रीज होगी डेंसिटी, वो ट्रैप होंगे तो इंक्रीज हुई होगी डेंसिटी।
तो ऑब्जर्व हमेशा बहुत ज्यादा होगी, तो फिर अपन बता देंगे। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अब ऐसा ना हो कि मतलब अपन लिखे कि भाई अच्छा ये तो बहुत बहुत ज्यादा है तो 100 तक डिफरेंस कर दिया, ऐसे नहीं होता। मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा मैक्सिमम, 5 टाइम्स हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। पॉइंट डिफेक्ट्स दो टाइप से होते हैं, एक स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट होगा, दूसरा नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। दूसरा नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है कि नंबर ऑफ कैटाइन्स और एनाइंस का नंबर एक जैसा होना चाहिए, जितने कैटाइन है उतने ही एनाइन होना चाहिए। सो नंबर ऑफ कैटाइन इक्वल टू नंबर ऑफ एनाइंस, बट चार्ज हमेशा बैलेंस होगा। पॉइंट डिफेक्ट मतलब चार्ज हमेशा बैलेंस होगा विद बैलेंस चार्ज, मतलब जितना, अब सॉलिड में चार्ज तो हमेशा ही बैलेंस होना चाहिए, जितना कैटाइनिक चार्ज होगा उतना एनाइनिक चार्ज होगा, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी बताया था मैंने परफेक्ट सेल स्ट्रक्चर। नॉन स्टाइकोमेट्रिक का मतलब हो गया जो नंबर है, नंबर ऑफ कैटाइन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एनाइन, बट चार्ज बैलेंस है, नंबर ऑफ एनाइन, लेकिन चार्ज इसमें बैलेंस होगा। नॉन स्टाइकोमेट्रिक मतलब एटम्स का डिफरेंस हो सकता है, चार्ज का। सो आप इसको कैटाइनिक एटम लिख सकते हो, एनाइनिक एटम लिख सकते हो। कैटाइनिक एटम इज नॉट इक्वल टू एनाइनिक एटम, ऐसे बता सकते हो। अब अगर स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो वो दो टाइप्स होता है, एक तो हो जाएगा अपने पास क्या, शॉर्ट की डिफेक्ट, और दूसरा हो जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। ये दो टाइप से होगा। शॉर्ट की डिफेक्ट तब होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट व्हेन एटम्स आर मिसिंग। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होगा, व्हेन एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम यूनिट्स। जितने कैटाइन मिसिंग होंगे उतने ही एनाइन भी मिसिंग होंगे, क्योंकि चार्ज बैलेंस होना चाहिए। So we can write that, or इसमें when the atoms are displaced from their actual positions. So when atom are dislocated from their actual positions, मतलब मिसिंग नहीं है बट दे आर डिसलोकेटेड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशंस, उसको कहते हैं अपन फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इसमें मिसिंग होंगे तो ऑब्वियसली बात है डेंसिटी डिक्रीज, और इसमें सिंस दे आर डिसलोकेटेड तो नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल रिमेन कांस्टेंट, तो डेंसिटी डू नॉट चेंज, नो चेंज इन डेंसिटी, इसमें डेंसिटी का चेंज नहीं होता। इफ द एटम्स आर मिसिंग तो वहां पर खाली जगह बन जाएगी, सॉलिड्स में खाली जगह बनेगा, और खाली जगह बनेगा तो ऑब्वियसली बातें अपन कहेंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स, कंडक्टिविटी increases due to presence of holes. तो अगर खाली जगह होगा तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि उस खाली जगह में फ्री इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इंक्रीज होगा। जैसे सॉलिड्स में अपन बोलते हैं अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड का मतलब मेटालिक कंडक्टर्स का कंडक्टेंस डिक्रीज होगा।
तो यहाँ तो खाली जगह अगर मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मूवमेंट, मतलब वो कैटायन जो यहाँ से मिसिंग होगा या एनायन मिसिंग होगा तो उस जगह इलेक्ट्रॉन होगा, और जो अगर मिसिंग होगा तो वो कैटायन जो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रोक रहा था अब नहीं रोकेगा, वो होल्स जनरेट हो गए तो फ्रीली मूव कर सकता है। इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल चेंज बट नेग्लिजिबल, क्योंकि जो एक्चुअल पोजीशंस होते हैं वहां से डिसलोकेट हो गए एटम्स, तो जो एक्चुअल पोजीशन ऑन द लैटिस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो एक्चुअल पोजीशंस जो होते हैं लैटिस के, लैटिस पॉइंट के, जो एक सॉलिड बना रहे थे अपन जिसमें सिमेट्रिक अरेंजमेंट था, जैसे मान लो NaCl है, ईच सोडियम सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड एंड वाइस वर्सा। तो अगर कहीं से Cl एटम मिसिंग है तो उसके प्लेस पे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो Cl एटम तो मिसिंग है तो वो उस होल्स में प्रेजेंट होगा, तो अपन कहेंगे ये बना, क्योंकि मिसिंग एटम्स तो यहां होंगे। लेकिन अगर कोई Cl एटम डिसलोकेट होके, क्योंकि वैसे तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन काफी ज्यादा है तो डिसलोकेट तो नहीं होता है, लेकिन एग्जांपल के लिए अपन ये बता सकते हैं कि अगर एक्चुअल पोजीशन से कोई एटम डिस्प्लेस हो जाए तो उस जगह होल्स जनरेट होंगे, तो अपन कहेंगे वो कहीं तो जाएगा। हाँ, तो Cl एटम जो वहां से डिस्प्लेस हुआ होगा वो किसी दूसरे Cl एटम के पास गया होगा, तो उनके इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन शो करेगा या उससे रिपल्शन शो करेगा, तो कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल चेंज तो आएगा। मोस्टली अपन क्या कहेंगे कि जब भी किसी यूनिट सेल में डिफेक्ट्स आते हैं ना, तो कंडक्टेंस चेंज होता है, और डिफेक्ट्स आने से जनरली कंडक्टेंस बढ़ता ही है। तो अपन कहेंगे यहां तो डिफेक्ट में सिर्फ डिसलोकेट हो रहा है, नो चेंज इन डेंसिटी। हाँ तो ठीक है ना, कोई दो एटम तो एक पास पास आएंगे तब भी तो उसमें चेंज आएगा। तो अगर डिसलोकेट भी होगा तो भी खाली जगह होल्स बनेंगे, और होल्स बनेंगे तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो इसके कंपैरिजन में इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ेगा तो, लेकिन उस टाइप से नहीं बढ़ेगा जैसे इसमें बढ़ेगा, इसमें तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा इसके कंपैरिजन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीजेस टू लिटिल एक्सटेंट, टू लिटिल एक्सटेंट, इसमें भी बढ़ेगा। अब अगर एटम को मिसिंग होना चाहिए तो फिर अपन को ऐसे यूनिट सेल लेने चाहिए, क्योंकि मिसिंग और डिसलोकेट, डिसलोकेट होते होंगे तो खाली जगह होगी तो ही डिसलोकेट होगा ना। और अगर खाली जगह नहीं है तो फिर किस टाइप का डिफेक्ट हो सकता है, तो फिर शॉर्टकी हो सकता है, और अगर खाली जगह है तो फ्रैंकल हो सकता है। तो हम इसको ये बता सकते हैं कि किसमें डिसलोकेट हो सकते हैं। अगर पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है तो मिसिंग ही हो सकता है डिफेक्ट के लिए, डिसलोकेट के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर पैकिंग फ्रैक्शन कम है तो डिसलोकेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे सॉलिड्स जिनमें पैकिंग फ्रैक्शन कम होता है वो फ्रंटल डिफेक्ट शो कर सकते हैं, और जिनमें पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेंगे। चलो बता देते हैं, एग्जांपल लिख लेते हैं। NaCl, KCl, CSCl, इस टाइप से एग्जांपल दे देते हैं, AgBr एक्सेट्रा। और इसमें ZnS, क्योंकि जिंक का सही छोटा है ना, वो डिसलोकेट होकर ऑक्टेडल में जा सकता है जिंक ब्लेंड में ना। AgCl, AgBr, AgI, सिल्वर और जिंक का साइज छोटा है, इसलिए वो इजीली डिसलोकेट हो सकता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सिल्वर एंड जिंक। साइज ऑफ जिंक +2 एंड सिल्वर +1, तो अपन ऐसे बता सकते हैं।
दैट इज द स्ट्रक्चर। तो ये अपने हो जाएंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे अपन से इसी पार्ट से वो पूछेंगे। अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हो सकता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक हो सकता है मेटल डेफिशिएंट। ये भी दो टाइप से होंगे, मेटल डेफिशिएंट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में वी कैन से दैट मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। तो इसमें अपन बोल सकते हैं भाई कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, इसका मतलब है कि वहां से मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब हो गया कि कैटाइन का नंबर, कैटाइन्स आर ग्रेटर देन एनाइंस। और इसमें मेटल डेफिशिएंट मतलब कैटाइन इज लेस देन एनाइंस नंबर है। ये ऐसे होता है। तो अपन ऐसे बता सकते हैं इसमें कि भाई दो टाइप से, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा, एक मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट हो जाएगा। तो ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। अब इससे आगे अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, ठीक है। सर ये 1 मिनट आपका- लिखना है। लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देख रहा था टाइम कितना हुआ, टाइम ऐसा तो नहीं कि खत्म हो गया। हो गया, चलो भाई। हाँ सर।